Hello friends, how are you? I hope guys you are good. Welcome to Expert Opinion. राधे राधे, गुड इवनिंग। और आज की हमारी इस वीडियो में CDP प्रैक्टिस 6 ये आपकी रहेगी, जिसमें हम रीट, यूपीटेट, सीटेट एग्ज़ाम्स को टारगेट बनाते हुए यहाँ पर CDP प्रैक्टिस करेंगे। डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग करेंगे ही अगर आपको पसंद आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे इसका क्या होगा। कौन सा विकास का सिद्धांत गलत है ये आपसे पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में। ये बात तो ठीक है। अगला दिया है, विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। नेक्स्ट है, यह एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। यह पूर्व कथनीय है, यानी विकास की पहले घोषणा की जा सकती है, पहले से उसके बारे में कथनी की जा सकती है, क्योंकि विकास जो है एक क्रम से होता है। तो ये भी ठीक है। और आपसे पूछा है यहाँ पर कौन सा गलत है, गलत पूछा है तो गलत होगा, विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। ऑप्शन सेकंड यहाँ गलत होगा कि विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम नहीं होता, क्योंकि विकास जो है, विकास से तात्पर्य है अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि। ठीक है। और फ्रेंड्स, विकास जो है गर्भ से कब्र तक की निरंतर प्रक्रिया को कहते हैं, यानी जन्म से, गर्भ में जब से बच्चा पड़ता है तब से लेकर और जब तक मृत्यु होती है तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वही विकास है। और अधिकतम वृद्धि तक पहुंचने तक धीरे धीरे जारी रहता है। ज़्यादातर कब तक जारी रहता है? जब वृद्धि तक पहुंचता है बच्चा। विकास की दर एक समान कभी भी नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। सभी की विकास की अपनी अपनी विशेष अलग अलग दरें होती हैं, लेकिन क्रम निश्चित होता है कि इस क्रम में होगा। जैसे मैंने आपको विकास के सिद्धांत बताए थे तब बताया था, जैसे मान लीजिए कि ये निश्चित हो जाता है कि कोई बच्चा अगर बैठना सीख गया, क्या सीख गया? अगर बच्चा बैठना सीख गया तो इसके बाद में पूर्व कथनीय क्यों है कि पूर्व कथन किया जा सकता है कि अब ये बैठना सीख गया तो चलना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा चलना डायरेक्ट सीख जाए, पहले बैठना सीखे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक क्रम में होता है, निश्चित क्रम होता है इसका, लेकिन फिर भी दर समान नहीं होती। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का टाइम में होता है, तो दर इसकी समान नहीं रहती। ठीक है। ये सतत प्रक्रिया क्यों है, कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि लाइफ टाइम चलता है। जब से बच्चे का जन्म होता है, गर्भ में डलता है, तब से और जन्म से मृत्यु तक ये निरंतर चलता रहता है, इसलिए इसे सतत प्रक्रिया कहा गया है। पूर्व कथनीय मैंने आपको बताया क्यों है। पूर्व कथनीय इसीलिए है क्योंकि पहले से इसके बारे में कहा जा सकता है। यह व्यापक और जटिल प्रक्रिया होती है। इस प्रकार कुछ सिद्धांत जिनकी अवधारणा की बेहतर समझ के पालन की आवश्यकता होती है। विकास के अन्य सिद्धांतों में शामिल है, विकास संचयी है, विकास पूर्व कथनीय है, विकास अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, विकास समरूपता स्वरूप का अनुसरण करता है, विकास अनुमानित और अनुक्रमित है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, विकास दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। दर भिन्न होती है लेकिन क्रम फिर भी समान रहता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? ये बताना है कि कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है, पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, आंसर कीजिए। ऑप्शन दिए हैं, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, मे बी। अगला है समस्यात्मक अवस्था, नेक्स्ट है संघर्ष तनाव तथा विरोध की अवस्था। क्या होगा? संघर्ष तनाव तथा विरोध की अवस्था। और संघर्ष तनाव और विरोध की अवस्था ये सत्य है, किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। अगला दिया है स्फूर्ति अस्वस्था। आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट होगा। स्फूर्ति अस्वस्था ये किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है, जबकि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल किसे कहते हैं? हम किशोरावस्था को कहते हैं। वह संधिकाल कहते हैं किसको? किशोरावस्था को। समस्यात्मक अवस्था इसलिए है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं जो भी कुछ करता हूँ वो सही है। ठीक है। और विकास की जो आकृति है, आकार है,
स्वास्थ्य में परिवर्तन या मनोविज्ञान में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मनुष्य के विकास को अलग अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है। जो मानव विकास है उसको अलग अलग चरणों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। अगर हम किशोरावस्था की बात करें एडोलसेंस की, तो एडोलसेंस लैटिन शब्द एडोलसियर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्व होने के लिए बढ़ना। यह एक अवस्था है जो 12 से 19 वर्ष की अवस्था होती है। किशोरावस्था कब से कब तक? 12 से 19 वर्ष की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था बचपन और वयस्कावस्था का माध्यमिक चरण है, यानी वयसंधि काल है। किसका? बचपन का और वयस्कावस्था का, बाल्यावस्था का और प्रौढ़ावस्था का ये संधि काल वह संधि काल माना जाता है। यह तूफान और तनाव का एक चरण है, क्योंकि इस चरण में बच्चे अपने माता पिता से संघर्ष करते हुए मूडी होते हैं, अपने मूड में रहते हैं और अपने साथियों के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। इसके अलावा विषम लिंगी प्रेम भी इसी अवस्था में पनपने लगता है। इस समस्या युग के रूप में भी जाना जाता है। ये जो अवस्था है किशोरावस्था, इसको समस्या युग के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए समस्यात्मक अवस्था यहाँ पर करेक्ट है। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, जिस माहौल में बच्चे बड़े होते हैं वह डैश की वे कैसे सोचते हैं और वे क्या सोचते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ जो डैश दिया है, खाली स्थान है, इसमें इनको लगा कर देखेंगे कि कौन सा सटीक बनता है। जैसे जिस माहौल में बच्चे बड़े होते हैं वह बनाए रखेगा कि वे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं या क्या सोचते हैं। अगला है, जिस माहौल में बच्चे बड़े होते हैं वह कमज़ोर और अस्त व्यस्त करेगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला दिया है, जिस माहौल में बच्चे बड़े होते हैं वह डराएगा कि वे कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं। ये भी नहीं होगा। अगला दिया है, जिस माहौल में बच्चे बड़े होते हैं वह प्रभावित करेगा कि वे कैसे सोचते हैं और वे क्या सोचते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि जिस माहौल में बच्चा बड़ा हुआ वो उसको ज़रूर प्रभावित करेगा, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो। अगर आप उसे अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे तो उसका विकास अच्छा होगा, अगर गलत एटमॉस्फेयर मिलेगा तो विकास गलत होगा। क्योंकि एक बच्चे का विकास मुख्य रूप से 2 कारकों पर ही निर्धारित होता है, आनुवंशिकी और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है बच्चे का विकास। आनुवंशिकता जन्मजात लक्षण और क्षमताओं को संदर्भित करता है। जो जन्मजात लक्षण और क्षमताएं हमें प्राप्त होती हैं उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। ये जन्मजात क्षमताएं माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। बच्चे का जन्म एक सामाजिक घटना भी माना जाता है। कैसी घटना? सामाजिक घटना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे का जन्म कैसी घटना माना जाता है, तो बच्चे का जन्म एक सोशल इवेंट माना जाता है। बच्चा अन्य व्यक्तियों के बीच एक स्थान पर पैदा होता है, क्योंकि अनेक व्यक्ति होते हैं और उनके बीच में पैदा होता है बच्चा, इसलिए इसको सामाजिक घटना माना जाता है। जैसे जैसे बच्चे अपने सामाजिक रिश्तों को, प्रकृति को बढ़ाते हैं, उनकी लिंग पहचान और सामाजिक संपर्क मुख्य रूप से कुछ पर्यावरणीय कारकों और सामाजिक मानदंडों के कारण गहरी होती जाती हैं। बचपन में कई पर्यावरणीय कारकों अर्थात सामाजिक जटिलताओं, आर्थिक मजबूरियों, सामाजिक स्थितियों, राजनीतिक स्थितियों, विकास की स्थिति, शैक्षिक सुविधाओं और इसी तरह से बच्चे का विकास प्रभावित होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस माहौल में बच्चे बड़े होते हैं वह उसे प्रभावित करेगा कि वे कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे एक 6 वर्ष का बच्चा है जो अभी स्कूल जाने में भी असमर्थ है, उसको स्कूल भी बड़े लाड़ प्यार से पकड़ के ले जाया जाता है। और एक 6 वर्ष का बच्चा है जो अपने घर की दुकान पर बैठा रहता है और ये देखता है कि हमारे पिताजी कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें बेच रहे हैं। या आप ये देख सकते हैं कि एक 12 वर्ष का बच्चा है जिसको सामाजिक अच्छा माहौल नहीं मिला, जिसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या आर्थिक उसके यहाँ प्रॉब्लम है, तो वो 12 वर्ष का बच्चा अपने घर का निर्वाह करने लगता है, जीविकोपार्जन करने लगता है, अपने घर के खर्चे चलाने लगता है। और एक जगह आप देख रहे हैं कि एक 12 वर्ष का बच्चा बहुत लाड़ प्यार में बड़ा हुआ है, उसको पढ़ने के लिए भी ज़बरदस्ती कहा जाता है। तो एक बच्चा जो 12 वर्ष का इतना जिम्मेदार हो चुका है कि अपने घर के खर्च चला रहा है, और एक ये है वो खुद को नहीं चला पा रहा। तो ये दोनों चीज़ें डिपेंड करेंगी किस पर? माहौल पर, एटमॉस्फेयर पर। ये प्रभावित करेगा बच्चे को कि बच्चा कैसे सोचता है और क्या सोचता है। तो कौन प्रभावित करेगा? माहौल प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? अभी आपसे किशोरावस्था के अन्य नाम पूछे थे, अब बाल्यावस्था के अन्य नाम पूछ लिए। तो ये जो अन्य नाम वाला टॉपिक है, अन्य नाम वाला इशू है, इसको आप क्लियर करके रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं, प्रारंभिक विद्यालय आयु, जो बचपन में बच्चे की
आयु जो होती है विद्यालय जाने की शुरुआती आयु, उसको कहेंगे मे बी चतुर अवस्था, प्राक टोली आयु या टोली आयु। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। देखिए, आपने टोली आयु सुना होगा, प्राक टोली आयु सुना होगा, प्रारंभिक विद्यालय की आयु सुना होगा, लेकिन चतुर अवस्था आपने नहीं सुना होगा। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि विकास को व्यापक रूप से अगर परिभाषित हम करें, व्यापक रूप से अगर हम समझें, जिसमें कई गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन शामिल होते हैं, उसे हम विकास कहते हैं। मानव के विकास को विभिन्न चरणों में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो इस तरीके से हम अलग अलग चरणों में बच्चे के विकास को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें पूरी बाल्यावस्था की, तो पूरी बाल्यावस्था कब तक चलती है? बच्चे की बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच में चलती है, ठीक है। और इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु, परेशान करने वाली उम्र, गिरोह की उम्र, खेलने की उम्र के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बाल्यावस्था को या उत्तर बाल्यावस्था को। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि ये सारे नाम बाल्यावस्था के हैं, लेकिन जो चतुर अवस्था है इसको हम बाल्यावस्था का नाम नहीं देंगे। तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अगला दिया है विकास एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, मे बी अधिक व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, हो सकता है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। अगर हम बात करें कि कौन सा यहाँ असत्य है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये बात गलत है। विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। किससे? गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि विकास सिर्फ एक की ऊंचाई में इंच जोड़ने या किसी की क्षमता को परिष्कृत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संरचनाओं और कार्यों का एकीकरण शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, विकास सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है। विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके के परिवर्तन होते हैं। एक साइड में आप मात्रात्मक को इग्नोर कर सकते हैं, अगर गुणात्मक होगा तो वहाँ सही होगा। मानव विकास और शरीर के कामकाज में वृद्धि को संदर्भित करता है। यह संरचना, रूप या आकार में परिवर्तन पर जोर देता है। वृद्धि एक व्यक्ति के भौतिक आयामों जैसे ऊंचाई, वजन आदि चीज़ें बढ़ना, इन सब में व्यक्त होती है, या शरीर के विभिन्न जो अंग होते हैं, भाग होते हैं, उनमें वृद्धि होती है। यह आकार या सामान्य शारीरिक विकास में वृद्धि को संदर्भित करता है। यह एक व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं, आनुवंशिक बीमारियों और स्वभाव स्तर जैसी जैविक प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। वृद्धि जैविक कारकों द्वारा सीमित होती है और पर्यावरणीय कारकों जैसे जातीयता, जलवायु, आहार और अन्य कारकों से प्रभावित होती है। लेकिन विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये सत्य है। और वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। तो तीनों बातें सत्य हैं, लेकिन विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है, क्योंकि विकास से तात्पर्य होता है गुणात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए क्या होगा। ऑप्शंस दिए हैं, परिवार में गरीबी, किसी परिवार में अगर गरीबी है तो बच्चे के मानसिक प्रभाव पर असर पड़ेगा या नहीं, कक्षा में नींद का आना, स्नेह का अभाव या पारिवारिक कलेश। आपको बताना कौन सा नहीं है। तो देखिए, एक बात आपको समझनी है कि किसी परिवार में अगर गरीबी है तो इससे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि जो आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति नहीं होगी तो बच्चा टेंशन में, डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेट हो सकता है। स्नेह का अभाव, अगर कोई बच्चा है उसको कंप्लीट आप प्रेम नहीं करते जो उसके हक का है, या जिस स्थिति में, जिस स्टेज पर उसको जितने की ज़रूरत है, अगर स्नेह की कमी रहेगी तो बच्चे में उचित स्नेह का अभाव अगर होगा तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा रहेगा, क्योंकि अकेलेपन के कारण, अकेलेपन की जो, अपनेपन की जो कमी है उससे बच्चा अकेला रहेगा, और इसी की वजह से अकेलेपन की कमी के कारण ही उसे अकेलापन और तनाव का अनुभव होगा, वो डिप्रेशन में जा सकता है। पारिवारिक कलेश, अगर आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कलेश रहते हैं, घरेलू झगड़े रहते हैं, माता पिता का संघर्ष बच्चों में बढ़ती आक्रामकता और अवसाद से संबंधित होता है। एक स्वस्थ परिवार संबंध बच्चों को तनाव से निपटने में मदद करता है। अगर आपकी फैमिली में कलेश नहीं रहता तो बच्चा मानसिक रोगी नहीं मिलेगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य बेटर रहेगा। तो ये तीनों ही बातें बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जबकि कक्षा में नींद का आना ये बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता। मानसिक स्वास्थ्य यानी मन की स्थिति को दर्शाता है, जो किसी व्यक्ति के सोचने, ध्यान केंद्रित करने, संवाद करने, किसी से बात करने की क्षमता को प्रभावित करता है।
यह एक परिवर्तनशील स्थिति है जिसका उचित उपचार द्वारा निदान किया जा सकता है। एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले दो ही कारक होते हैं, उनमें मेन कारक यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे परिवार में गरीबी का होना, स्नेह की कमी का होना और परिवार में कलेश का रहना। इससे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्योंकि ये चीज़ ध्यान भी रखिएगा कि ये क्यों नहीं है कक्षा में नींद का आना। कक्षा में नींद का आना इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि कल बच्चा सो नहीं पाया, इसलिए उसको कक्षा में नींद आ रही है। इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा, बल्कि उसे रिलैक्स फील होगा। नेक्स्ट दिया है, वय संधि के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है। वय संधि यानी किशोरावस्था के दौरान होने वाले प्राथमिक परिवर्तन क्या हैं। ऑप्शंस दिए हैं, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, संज्ञानात्मक परिपक्वता या यौन परिपक्वता। आंसर कीजिए इसका क्या होगा। प्यूबर्टी एज बतानी है आपको क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 यौन परिपक्वता। ये जो शब्द है वय संधि यानी प्यूबर्टी, जो लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी प्रजनन क्षमता के लिए शारीरिक परिवर्तनों की अवधि पर लागू होता है। ये जो शब्द है लैटिन शब्द पोवर्टास से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मर्दानगी की उम्र। इसलिए वय संधि जो अवस्था है यानी किशोरावस्था, वय संधि अवस्था किशोरावस्था के पहले चरण को दर्शाती है, जिसके दौरान प्रजनन तंत्र परिपक्व होते हैं। किसी भी बच्चे के, बालक हो या बालिका हो, तो वय संधि जीवन का वह चरण है जिसके दौरान आप जैविक और यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं। आई थिंक कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया है, 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। जो 6 से 7 वर्ष का बच्चा है दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं, क्यों? क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह एम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। इसका आंसर करेंगे क्या होगा। कोई भी बच्चा बहुत छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं कर सकता या स्वीकार करने योग्य नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। वह बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये कहना तो गलत है। अगला दिया है वह कल्पनाशील होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन हमारा सेकंड सही है, ऑप्शन सेकंड सही है, क्योंकि वह एम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित होता है बच्चा 6 से 7 वर्ष का। ये बात किसने कही, तो ये बात कही है जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने, कि बच्चा अहम केंद्रित होता है, खुद को ही केंद्र में रखता है, खुद के बारे में ही सोचता है। 6 से 7 वर्ष की जो अवस्था है इसमें संज्ञानात्मक विकास प्रारंभिक चरण पर होता है। प्रारंभिक बचपन का ये पहला चरण है और इसी में संज्ञानात्मक विकास होता है तीव्र गति से। संज्ञानात्मक विकास का काफ़ी हिस्सा प्रारंभिक बचपन के दौरान होता है, मतलब जीवन के प्रारंभिक वर्ष अनुभूति के विकास में सूत्रबद्ध होते हैं। इस चरण में वर्णित मानसिक क्रियाएं इस चरण द्वारा काफ़ी विकसित होती हैं। इस उम्र में बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को कभी नहीं समझता, सिर्फ अपने दृष्टिकोण को समझता है। इस अवस्था में वर्ग का बच्चा सोचने की कोशिश करता है कि वह क्या सोचता है और क्या समझता है। यह समझ सभी के पास है और क्या इसका कोई अपना अन्य दृष्टिकोण नहीं होता। बच्चा हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अहम केंद्रित होता है। बचपन में चिंतन चिन्हित होता है बच्चे का। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीज़ों से उसे देखने में कोई कठिनाई होती है। उन्हें लगता है बच्चों को कि उनका अपना दृष्टिकोण ही संभव है। जैसे यदि एक बच्चा छोटा लड़का कुत्तों से डरता है तो वह मान सकता है कि सभी बच्चे डरते हैं। जैसे खुद एक बच्चा ये सोचता है कि मुझे कुत्ते से डर लगता है, तो उसका मानना यह है कि सभी बच्चे कुत्ते से डरते हैं, क्योंकि उसका खुद का दृष्टिकोण ये बन चुका है, अहम केंद्रित है, खुद से केंद्रित है। यदि उसको चॉकलेट पसंद है तो उसे लगेगा कि दूसरे बच्चे को भी चॉकलेट पसंद है, तो अहम केंद्रित होता है। इसके अलावा उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। शैशवावस्था में धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, आगे की अवस्था आती है, उसमें से नैतिकता का विकास होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही क्रम है। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा। विकास का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शंस दिए हैं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। अगला दिया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था।
नेक्स्ट दिया है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। अगला दिया है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब देखिए सही आंसर तक पहुंचने का तरीका क्या है। आपको बताया कि सबसे पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, और यहाँ पर दोनों ऑप्शन में बाल्यावस्था दिया है, तो ये दोनों तो कट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि शैशवावस्था के बाद क्या आती है, बाल्यावस्था। तो यहाँ देखिए शैशवावस्था के बाद में डायरेक्ट किशोरावस्था आ गई, जबकि क्रम ये कहता है कि शैशवावस्था के बाद क्या आना चाहिए, बाल्यावस्था। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्योंकि मानव के विकास को कितने चरणों में बांटा गया है, तो 4 चरणों में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। विकास के इन चरणों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे क्रम पूछा जा सकता है। जन्म से 2 वर्ष होता है बचपन, फिर 2 से 7 वर्ष, जैसे जीन पियाजे ने अलग अलग अवस्थाएं दी। 0 से 2 वर्ष इंद्रियगामक अवस्था, फिर 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 या 11 वर्ष, और फिर उससे एवं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है प्रार्थना सभा, पूर्ण समाजीकरण, बुद्धि, या सभी विकल्प सही हैं। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। यहाँ पूछा है बालक के नैतिक मूल्यों में विकास। तो देखिए जब प्रार्थना होती है मॉर्निंग में, स्कूल में प्रार्थना सभा जो होती है, उसमें बच्चा नैतिकता सीखता है, ये बात सही है। पूर्ण समाजीकरण, अगर बच्चे का समाजीकरण पूर्ण तरीके से हो रहा है तो ये भी हेल्प करेगा किसमें, नैतिक मूल्यों के विकास में। बुद्धि भी बच्चे को हेल्प करती है नैतिक मूल्यों के विकास में, इसलिए सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन 4 के साथ में हम जाएंगे। देखो एक व्यक्ति का जो नैतिक विकास होता है, जिसके बिना शिक्षा को केवल साक्षरता तक सीमित कर दिया जाता है। जब तक शिक्षा में बच्चा नैतिकता नहीं सीखता, तब तक उसे सही शिक्षित नहीं माना जा सकता। और यह न केवल व्यक्ति में हानिकारक होता है, बल्कि समाज के लिए भी ये हानिकारक या खतरनाक सिद्ध होता है। भावनाएं मनुष्य के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्हें केवल मानव दुर्बलता का एक अप्रिय अनुस्मारक के रूप में माना जाता है। नैतिक विकास में कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे स्कूली वातावरण हो गया, समाज हो गया, घरेलू वातावरण हो गया, अनुभूति हो गई, जैसे कई कारक हैं जो बच्चे के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें स्कूल की, तो राष्ट्रीय नीति 1986 और इसके कार्यक्रम के अनुसार स्कूल स्तर पर नैतिक मूल्य उन्मुख शिक्षा शुरू करने पर जोर दिया गया है। और फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है तो वो समाज में उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देगा। लेकिन सही मायने में व्यक्ति को कौन रोके रखता है, अच्छे काम कराने के लिए कौन बाध्य करता है, तो वो होते हैं नैतिक मूल्य, उसके नैतिकता। इसलिए नैतिकता का होना जरूरी है। अगर आप शिक्षित हैं और आपके अंदर नैतिकता नहीं है, तो उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो शिक्षित के साथ में ही आपको नैतिक मूल्यों का विकास भी अपने अंदर करना है। उसके लिए महत्वपूर्ण कारक जो होते हैं वो होते हैं फैमिली, समाज, विद्यालय, etc। तो आज की इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, डिस्कशन अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, इतनी गर्मी में आपके लिए जो पसीना बहाया जाता है, उसके लिए एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर जोड़ें, सब्सक्राइबर बढ़वाने का प्रयास करें, जिससे बेहतर वे में लाइव डिस्कशन किया जा सके और आपके लिए कुछ और ज़्यादा बेहतर करने का प्लान जो है वो हमारा सफल हो सके। ये आपकी सहायता के बिना, आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।